हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद चंचल कुमार, जिसमें हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसकी भी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे उसी का एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। लाइन को भी ध्यान से पढ़ा करो, है ना। आपने यदि पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन है तो आप जब पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली आप टिक कर देंगे कि यस, यही हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का ही आएगा। मैं आपको बता दूं कि भौतिक परिवर्तन जैसे कि अवस्था परिवर्तन है और जनरली ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। इसमें आकृति चेंज हो सकती है, आकार चेंज हो सकता है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो देखिए, हम ऑप्शंस चेक करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है जल में नमक का विलय होना। नमक को पानी में डालकर नमक को जब हम पानी में डालते हैं तो नमक घुल जाता है, लेकिन हम वापस गर्म करके नमक और जल को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जल का क्वथनांक पर वाष्प में बदलना, यानी कि जल को जब हम गर्म करेंगे तो ये किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन। तो ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। हमें नहीं पूछा है। थर्ड ऑप्शन है बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, यानी कि बर्फ को जब हम गलनांक बिंदु पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, अवस्था परिवर्तन है। तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है, अवस्था परिवर्तन जो है वो फिजिकल चेंज होता है। क्लियर। लास्ट ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में जब पढ़ाया था कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो वहां पर हमारा आंसर था मीथेन, CH4, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक होता है, मैंने बीपी से बताया था, आपको बीपी से याद रखना है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। दहन से मतलब होता है यहाँ पर हमारी साइंस में उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करना को हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं, कंबसन बोलते हैं। तो जब हम इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पर इनका ऑक्सीकरण होकर हमको CO2 और H2O प्राप्त होंगे। तो देखो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन वाला प्रोपेन है, एथेन है, ये 3 कार्बन वाला एथेन है, और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे तो प्रोडक्ट के रूप में हमको CO2 और H2O प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ अभिक्रिया जो होती हैं उसको संपन्न कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मैं जनरली आपसे बात करूं कि हम सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, गर्म पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं नहाते हैं। तो पानी को पहले गर्म करते हैं, तो हम उसको हीट देते हैं, उसको हम गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो वो कौन सा प्रक्रम हुआ, ऊष्मा शोषी, यानी कि वो प्रक्रम जो है, वो सिस्टम जो है, निकाय जो है, वो क्या कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो ऐसे प्रक्रम को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा शोषी प्रोसेस, ठीक है। लेकिन आपने कई बार, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि हम कई बार जब लेबोरेटरी के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि परत नली थोड़ी सी गर्म हो जाती है, बिना गर्म के गर्म हो जाती है, मतलब रसायनों के आपस में मिलने से हीट रिलीज होती है। तो ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, ऊष्माक्षेपी कहलाते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले श्वसन अभिक्रिया, रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा रिलीज होती है, तो वो भी एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं अलग से इसका वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम चेक करते हैं ऑप्शंस। पहला है कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो देखो यहाँ पर कोई ऊष्मा रिलीज या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कपूर का ऊर्ध्वपातन का मतलब है कि कपूर जो है वो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, और डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन को ही हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारा सेकंड ऑप्शन है एक सांद्र अम्ल का तनुकरण। यस,
ये जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जनरली हम जब किसी केमिस्ट वाली शॉप से जो केमिकल लेके आते हैं उसमें भी यदि हम बात करते हैं एसिड्स की, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो ये सारे कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, ये सांद्र रूप में आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यदि थोड़ी बहुत मात्रा में भी अपनी बॉडी पर यदि ये गिर जाए तो हमारी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो हम जब लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, यानी कि हम पानी के अंदर क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि पानी की ज्यादा मात्रा होती है और एसिड थोड़ा थोड़ा उसमें हम डालते हैं जिससे कि डाइल्यूट होता है। कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालते हैं क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है। थोड़ी बहुत पानी की मात्रा डालने पर वो क्या हो सकता है, आग का रूप पकड़ सकता है। तो ये प्रोसेस जब हम पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिड डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो उस दौरान जो है हम देखते हैं कि वो जो हमारा कंटेनर होता है, बीकर होता है, पूरा गर्म हो जाता है। तो एक सांद्र अम्ल का जो डाइल्यूशन है, तन्वकरण है, वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? तो ये वाला दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। एंड हमारा थर्ड है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया का मतलब है कि चूने को क्या करना है, बुझाना है। क्या करना है, बुझाना है। तो इस दौरान भी ऊष्मा रिलीज होती है। तो ये भी हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड हमारा फोर्थ है जल का वाष्पीकरण। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया, पानी को गर्म करेंगे तो ऊष्मा हम देंगे उसको, तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो अब आपको कूट दिए हुए हैं कि कौन कौन से सही है। तो हमने देखे कि यहाँ पर सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर? एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है। हालांकि बहुत छोटे एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे मैं यदि बात करूं कांस्टेबल हैं, सुपरवाइजर हैं, इन एग्जाम्स में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन आने वाले जो नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम है उसमें इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लेवल जो है वो जैसे जैसे बढ़ाकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या है। इसके लिए हमें केमिस्ट्री में जो कुछ 1 से 20 तक के तत्व है उनके ऊपर कितना चार्ज है, यानी प्लस कितना है, माइनस कितना है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इसका भी हम अलग से वीडियो के माध्यम से देख लेंगे कि भाई किसके ऊपर कितना होता है, क्योंकि हमें जनरल साइंस पढ़नी है ना, साइंस नहीं पढ़नी है, इसीलिए किसके ऊपर कितना चार्ज आया, ये कैसे आया, ये जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूं, साइंस वाला स्टूडेंट होगा उसको आता होगा OF2 में किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का जहां जिसका निकालना होता है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, X रख देते हैं। हर एटम के बीच में हम प्लस करते जाएंगे। अब आगे वाला परमाणु क्या है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो हमने आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। और फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है -1। कितना होता है, -1। और क्योंकि इस पूरे अणु पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए इक्वल हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे दिए हुए OF2 के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा +2। वैसे यदि हम दूसरे कंपाउंड का यदि ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, किसी धातु का निकालेंगे और उसके साथ ऑक्सीजन है, तब ऑक्सीजन की जगह हम -2 रखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर OF2 में O का पूछा है, तो यहाँ पर ये प्लस के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है। ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है। एनायनिक का मतलब होता है ऋणायनिक डिटर्जेंट है। साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, या फिर अपमार्जक हमारे लिए क्यों अच्छे होते हैं साबुन की तुलना में, ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा है आपसे कि एनायनिक डिटर्जेंट कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि जो भी सल्फेट यौगिक होंगे, जो सल्फेट यौगिक होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे एनायनिक डिटर्जेंट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम लोरिल सल्फेट। क्या है, सोडियम लोरिल सल्फेट। इसकी जगह आपको केटायनिक डिटर्जेंट भी पूछ सकता है। तो जो अमोनियम के साल्ट होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, केटायनिक डिटर्जेंट होंगे। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है कि यदि सल्फोनेट का लवण है तो एनायनिक डिटर्जेंट होगा, और यदि अमोनियम का लवण है तो क्या होगा, केटायनिक डिटर्जेंट होगा। क्लियर? एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 3d10-4s1 है। यहाँ पर हालांकि हम सीधे देखेंगे कि ये किसका ऑक्सीकरण अंक है, ये जो है वो तांबे का ऑक्सीकरण अंक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर एक तत्व का अलग अलग होता है और इसका मतलब होता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि 3d10 4s1 का ये होता है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये कैसे बढ़ते हैं, हमको इसके लिए क्या याद रखने की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैं आपको पूरा सा एक अलग से वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अभी तक सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 और 4s1 किसका है, तो ये किसका हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हुए आज के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।